हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं बाइकरिस्टिक्स के यूट्यूब चैनल और चल रहा है हमारा पॉडकास्ट सीरीज़ जिसका नाम है राइड्स की रोचक कहानियाँ। और इस वीक हमारे साथ कोई गेस्ट है नहीं और इसका रीज़न ये है कि मैं इस वीक राइड पर था और वोट भी चल रहे हैं, तो इस वजह से जो हमारे गेस्ट आने वाले थे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया और यही रीज़न है कि कोई एपिसोड इस वीक शूट नहीं हो पाया। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि एपिसोड शूट नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये राइड की रोचक कहानियाँ चलनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपनी जो राइड की रोचक कहानियाँ जो मैंने जितने भी राइड्स किए उनमें से रही, उनमें से कुछ मैं आज आपके लिए अपने इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ। और जितना डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में आपको दूँगा अपने बारे में, तो शायद आप पूरा चैनल अगर आप मेरा देख लो तो उसमें उतना डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने अपना राइडिंग स्टार्ट किया और किससे मैं इंस्पायर हुआ और कहाँ मैं अब तक विज़िट कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो अभी नए जुड़ रहे हैं, जो मेरे को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, कब से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं जो है आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट एक्साइटिंग लगेगा, क्योंकि आज ये सोलो पॉडकास्ट है तो थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है आपको, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्साइटिंग तरीके से सारी चीज़ें बता सकूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ्रो और बहुत लोग मुझे एसके के नाम से भी जानते हैं और मैं हूँ रांची सिटी झारखंड से। और मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी अराउंड 2016 के आसपास, और राइडिंग तो खैर मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, लगभग 2012-13 के आसपास से। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग जो है, जिस मतलब जो 150, 200, 300 किलोमीटर वाली जो राइड है वो मैं करता आ रहा हूँ। मेरी जो पहली बाइक रही है वो है फेज़र, यामाहा की फेज़र 153 सीसी वाली बाइक। बहुत शानदार बाइक है। उसके पीछे का जो स्टोरी है वो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा शेयर करना चाहूँगा। तो बात है 2007 की, जब टीवी चैनल्स का ज़माना हुआ करता था। ज़्यादातर हम लोग टीवी चैनल देखते थे। अभी तो इंटरनेट आ गया है तो सारा कंटेंट जो है आपके फिंगर टिप्स पर है। तो उस समय पे ऐसा नहीं था, जो कंटेंट हमें देखना होता था तो हम लोग टीवी से ही कंज्यूम करते थे उसको। तो उस समय पे मेरा 3 चैनल हमेशा मैं हैंडी रखता था। एक तो आपका नेशनल ज्योग्राफी हो गया, दूसरा हो गया आपका डिस्कवरी, और तीसरा हो गया हिस्ट्री TV 18 जो अभी भी आता है। तो ये 3 चैनल मैं देखा करता था उस समय पे। और उस समय पे नेशनल ज्योग्राफी पे एक बहुत ही मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आया जिसका नाम था लॉन्ग वे डाउन। उसमें था ये कि 2 एक्टर, एक इवन मैकग्रेगर और एक चार्ली बोरमैन, ये लोग स्कॉटलैंड जॉनर ग्रोड से केप टाउन साउथ अफ्रीका तक मोटरसाइकिल से पूरा इन लोग का जो जर्नी था वो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के ज़रिए दिखाया। तो ये देख कर के मैं मतलब हैरान हो गया कि कैसे लोग मोटरसाइकिल से इतने सारे कंट्रीज़ को पार करते हुए लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। मैं उस समय पे करीब 8 में रहा हूँगा, तो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग था ये देखना, ये जानना कि कैसे मतलब लोग मोटरसाइकिल से भी इतने दूर ट्रैवल कर रहे हैं और प्लेन से मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं, फिर वहाँ से फिर ट्रैवल कर रहे हैं। और मोटो व्लॉगिंग की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि वो पहली ऐसी सीरीज़ रही है जहाँ पे आपको मोटो व्लॉगिंग असली में देखने को मिलेगी। मतलब उन्होंने हेलमेट पर कैमरा, छोटे छोटे कैमरेस लगाए हुए थे और पूरा मतलब शूट किया था। मतलब वीडियो क्वालिटी अगर आप देखो तो बहुत अच्छी नहीं है, बट फिर भी मतलब मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप लॉन्ग वे डाउन सीरीज़ एक बार ज़रूर देखो। फिर जब मैंने लॉन्ग वे डाउन कंप्लीट कर लिया देखना, सीरीज़ ओवर हो गया, तो उस समय पे मतलब 2G नेट था, आप सभी को पता ही होगा। तो उस समय पे फिर मैं उसके बारे में और सर्च करने लगा कि कैसे मतलब ये लोगों ने इसको डॉक्यूमेंट्री को फिल्म किया है, क्या क्या कैमराज यूज़ किए हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मतलब दिमाग में चल रही थी। तो फिर पता चला कि इन लोगों ने एक और सीरीज़ बनाई हुई है लॉन्ग वे राउंड, जो कि इनका सफ़र रहा था मतलब लंदन से न्यूयॉर्क का, लंदन से न्यूयॉर्क ऑन द मोटरसाइकिल। तो ये मतलब ये एक और मतलब फैसिनेटिंग चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं क्या किया कि वो उनका जो एपिसोड था वो यूट्यूब से उस वक्त मैं डाउनलोड किया। तो उस समय पे आपको पता होगा कि नेट का स्पीड कितना स्लो रहता था, 5 kbps समथिंग का स्पीड आता था उस समय पे डाउनलोड स्पीड, और फाइल जो साइज़ था वो करीब 50 MB था।
50 MB उस टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मुझे लगता है कि करीब हफ्ते भर मुझे लग गए वो फाइल्स डाउनलोड करने में से उस सीरीज़ का। तो फिर मैं वो सीरीज़ भी देखा, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि एक तो लॉन्ग वे डाउन का था, उसके बाद फिर लॉन्ग वे राउंड भी देख लिया जो उससे पहले का सीरीज़ था, मतलब 2003 का सीरीज़ था वो, 2003-4 आई थिंक। तो उसके बाद मतलब बहुत सा सवार हो गया मेरे सर पे कि मुझे भी बाइक से मतलब कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में इस तरीके का कुछ करना है। और उसी समय पे सबसे पहले मुझे एडवेंचर बाइक के बारे में पता चला, क्योंकि आप देखो तो उसमें BMW GS जो बाइक है, तो वो उस बाइक के बारे में मुझे पता चला। KTM एडवेंचर सीरीज़ के बारे में पता चला। तो एडवेंचर बाइक्स होती हैं तो मुझे उस समय पे पता चला, और उनका मतलब क्या बेनिफिट है मतलब एडवेंचर बाइक रखना। मैं अपने फ्रेंड्स को बताता था कि ये एडवेंचर बाइक है, फिर बोलते थे कि अरे ये तो बेकार दिखती है, स्पीड में नहीं चलती है वगैरह, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। वो R15 उनको ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है तो इसी तरीके से मतलब एडवेंचर बाइक्स का या फिर कहें एडवेंचर टूरिंग का क्रेज़ मेरे अंदर उस समय से आ गया, 2008-9 के समय से। फिर क्या हुआ कि मैं 10th पास किया। तो 10th पास करने के बाद हम लोग लड़के लोग का रहता है कि पापा से हम लोग बाइक मांगते हैं कि बाइक एक दिला दीजिए, तो हम लोग से ट्यूशन वगैरह जाएंगे। हालांकि ट्यूशन से ज़्यादा घूमना फिरना ही ज़्यादा होता है उस पर। तो क्योंकि उस वक्त लाइसेंस हमारा 18 के एज पे बनता है और मैं 16 में अपना 10th पास किया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइसेंस तो हमारे पास था नहीं, तो मैंने पापा को बोली कि कोई बाइक दिला दो जिससे हम लोग ट्यूशन वगैरह जाएंगे तो हम लोग को जाना आना आसानी पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि पल्सर 135 जो बाइक है हमारी उस समय पे आई थी नई, तो मैंने बोला कि वो आप दिला दो। तो फिर यहाँ पे मेरे भैया ने थोड़ा इंटरफेयर किया जो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया उन्होंने कहा कि तुम ये फेज़र जो बाइक आई है नई यामाहा की वो लो और उसका लिमिटेड एडिशन लो तो उसका लिमिटेड एडिशन जो था देखने में मैं कंपेयर मतलब शायद आप मुझे बेवकूफ़ कहो, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत BMW जो GS है तो उसका जो कलर स्कीम है उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैच कर रही थी। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब ख़तरनाक हो गया कि इस तरीके का बाइक लेकर अगर मैं ट्रिप करूँ तो काफ़ी मज़ा आएगा लेकिन घर वाले खैर एग्री नहीं थे उस टाइम पे। फिर पल्सर 135 से कैसे ना कैसे करके पापा ने वो बाइक मुझे दिलाई, पल्सर फेज़र 153। तो काफ़ी मज़ेदार बाइक थी, बहुत रिफाइंड इंजन, और उस समय पे मतलब 80-90 के स्पीड पे क्रूज़ करना मतलब एक अलग ही लेवल पे बात थी उस समय पे। और बिना मतलब ये हुए बिना इंजन हीट हुए वगैरह। जनरली हमारे जो फ्रेंड्स थे उनके पास बाइक्स होती थी 100 cc 125 cc और प्लैटिना स्प्लेंडर यही सब होती थी, पैशन हीरो की। जो मेरे साथ क्लासमेट्स थे वो तो मतलब इसीलिए मेरे साथ दोस्ती करते थे कि मतलब एक बार इसकी बाइक चलाने मिल जाए तो मेरा एक ऐसा था कि मेरा शुरू से इंटेंशन ये था कि ना मैं किसी की बाइक चलाऊंगा ना मैं किसी को अपनी बाइक चलाने दूंगा, मेरा ऐसा था। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था कि अपने बाइक को लेकर के कि मैं बाइक चलाऊंगा सिंगल हैंड, तुमको बैठना है तो मेरे पीछे बैठो, राइड लो, आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल भराने की तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको घुमाऊंगा बट मैं चलाने नहीं दूंगा किसी को तो ये ऐसा मेरा ये था, इंटेंशन था। तो उसके बाद तो फिर हम जैसे हम लोग स्कूल पास करके 12th पास कर गए, उसके बाद फिर कॉलेज आया, कॉलेज इंटर कर गए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम था। तो उसके बाद फिर 1 साल गुजर गया उधर, कोई राइड वगैरह ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं था, मतलब ऐसे ही आसपास सिटी के 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर में हम लोग राइड करते थे। फिर मुझे एक आर्टिकल नज़र आया कि मतलब यहीं का मतलब कुछ बंगाल के ही कुछ राइडर्स थे। उस समय पे वेबसाइट्स पर ब्लॉग हुआ करते थे कि लोग अपनी जर्नीज़ का मतलब फ़ोटो और आर्टिकल वगैरह शेयर करते थे। तो मैंने इसी तरह का कुछ आर्टिकल देखा एक मोटरसाइकिलिंग वेबसाइट पर। हमारे वेस्ट बंगाल से कुछ राइडर्स थे जो मतलब नाथुला पास जो सिक्किम में है वहाँ पे उन्होंने गए हुए थे और काफ़ी सारा उन्होंने मतलब फ़ोटो वगैरह डाला हुआ था अपने बाइक के साथ। और उसमें भी लकीली फेज़र 153 भी बाइक जो मेरी बाइक थी वो भी थी। तो मैंने सोचा कि भाई ये लोग जब जा सकते हैं, ये लोग जब कर सकते हैं तो मैं क्यों ना एक बार ट्राई करूँ
तो फिर मैंने क्या किया कि अपने पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस करना स्टार्ट किया कि मेरे को इस टाइप का करना है कुछ। तो पेरेंट्स तो शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हुए और गालियाँ भी पड़ी घर में। तो मेरे भैया कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेकर के कि नहीं ये कर लेगा, राइड कर लेगा। मेरे भैया के एक दोस्त हुआ करते थे, वो मेरे को उनके पास लेकर के गए, वो भी राइडर ही थे। तो वो बोले कि भाई देख तेरी 153 सीसी बाइक है तो वो पहाड़ पे चढ़ेगी नहीं सही से, बहुत दिक्कत होगा, गिर विर गया तो फिर दिक्कत है। बेसिकली उन्होंने कहा कि मतलब मत जाओ, ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत डिमोटिवेट भी किया। तो उन्होंने कहा कि अगर आप तुम ग्रुप में भी जाते हो तो कोई किसी का मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर पूरा का पूरा राइड तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, पूरा जो इतना पैसा तुम लगाओगे तो फिर वो भी चला जाएगा वगैरह। तो फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उनके बात पर, और क्योंकि वो बुलेट राइडर थे तो उनका मतलब बाइकिंग का स्टाइल वगैरह अलग था, तो बुलेट ग्रुप में ही तो वो लोग राइड करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आपको अगर हेल्प नहीं करना तो आप मत करो, आपने इतना सजेशन दिया फिर ठीक है, लेकिन मैं तो रुकूंगा नहीं यहाँ पे। मैं अलग ही लेवल का था, क्योंकि एकदम यंग था उस समय पे, और मेरा सपना बहुत पहले से बन चुका था 2008 से कि मुझे बाइक से लॉन्ग राइड में निकलना है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं अपने लिए पार्टनर खोजने लगा कि जो मेरे साथ राइड पे जाएंगे, क्योंकि घर वालों ने क्लियरली बोल दिया था कि अकेले तो हम जाने नहीं देंगे, और अकेले जाना पॉसिबल भी नहीं था उस समय पे, क्योंकि गूगल वगैरह भी बहुत ज़्यादा जिस ये लेवल पे आज काम करता है उस समय पे उतना अच्छा काम नहीं करता था। अगर आप देखो तो कई सारे ऐसे रोड पे मतलब गूगल आपको ले जाती थी उस टाइम पे कि जहाँ पे रोड ही नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोकेशन जो है वो गड़बड़ नज़र आता था गूगल मैप पे भी। तो अकेले जाने का कोई सवाल नहीं था, तो मेरे लिए एक पार्टनर होने का बहुत ज़रूरत था। तो उस समय पे मेरे फादर के ऑफिस में काम करते थे रवि भाई का भी ऐसा ही मतलब इंटेंशन था कि बाइक से घूमना है। तो मेरे फादर ने रवि भाई से मुझे मिलवाया, तो कि रवि अगर तुम जाना चाहते हो तो रवि भैया के साथ तुम ये राइड प्लान कर सकते हो, बट मतलब मेरी शर्त है कि तुम स्पीड नहीं चलाओगे वगैरह, मतलब बहुत संभाल करके जाओगे, मतलब जो पेरेंट्स का जो कंसर्न होता है बेसिकली, तो वो कंसर्न मेरे पापा ने बताया। तो फिर मैंने पापा को पता था कि मैं रैश ड्राइव नहीं करता हूँ, और मेरी बाइकिंग का मतलब मैं ठीक ठाक चला लेता हूँ बाइक। तो ये पापा को थोड़ा कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर, तो इसीलिए उन्होंने फिर रवि भैया से मुझे मिलाया। तो फिर मैं रवि भैया के साथ प्लान बनाने लगा कि मैं यहाँ मतलब नाथुला पास जाने का प्लान कर रहा हूँ, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर है। और फिर हम लोग वहाँ से फिर देखते हैं अगर हो पाएगा तो हम लोग गुरुदंगमार लेक भी ट्रैवल करेंगे वहाँ से, जो कि लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर है। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया, कुछ दिन हम लोगों ने साथ में राइड की, लोकल राइड्स की। उसके बाद हम लोगों ने ऑफ रोडिंग भी की, कुछ टेस्टिंग, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग कितना कैपेबल है, कितना हम लोग वहाँ पे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि ऑफ रोडिंग उस समय पे रोड उतना अच्छा नहीं था जितना आज अच्छा है। तो फिर हम लोग 2014 या 15 में हम लोगों ने पहला राइड लंबा प्लान किया, मार्च अप्रैल के महीने में। तो ये हमारा पहला राइड था झारखंड टू सिक्किम, जिसमें मेरे भैया भी बाद में बस से आए थे, क्योंकि उस समय पे ट्रेन वगैरह का कनेक्टिविटी वैसा नहीं था, आज भी नहीं है शायद, बट बस से वो आए, वहाँ पे हम लोग के साथ रहे, साथ में हम लोग थे, बहुत हम लोग इन्जॉय किए। और मैं राइड करके गया था, मैं और रवि भैया, और वो मेरे बड़े भैया जो थे वो बस से आए थे। उसके बाद तो जैसे मतलब राइड का सिलसिला मतलब चलता रहा। और पैसे की अगर बात करें तो पैसे कुछ घर से ही मिल जाते थे, कुछ भैया भी देते थे, कुछ जैसे रिलेटिव्स वगैरह आते थे। मेरी नानी काफ़ी सारी मतलब हेल्प की थी मुझे फाइनेंशियली उस टाइम पे राइड वगैरह करने में। तो उसके बाद फिर जैसे मैं खुद भी ट्यूशन्स पढ़ाने लगा था, तो वहाँ से भी कुछ आ जाता था, तो कुछ हम लोग इकट्ठा कर लिया करते थे। उसके बाद फिर एक मेजर जो चीज़ मुझे बहुत हेल्प किया वो है ओयो का सर्विस। गलत मत समझिएगा, मतलब ऐसा है कि ओयो का जो उस समय पे डिस्काउंट चलता था, लाइक आप 2000 वाला होटल जो है उस समय पे आपको 300-400 रुपीज़ में मिल जाया करता था, और इस वजह से हमारा जो पैसा है वो बहुत बचा। अगर आप मैं अभी रिसेंट ट्रिप होकर आ रहा हूँ, तो अभी आप देखोगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तो वहाँ पे मतलब अच्छा खासा हमारा कॉस्ट चला गया, जबकि वही चीज़ अगर ओयो रहता तो हमारा उतना कॉस्ट नहीं भागता ट्रिप में।
तो एक मेजर रोल ओयो ने प्ले किया कि हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया हर एक ट्रिप में। तो उसके बाद तो फिर मतलब नेक्स्ट ट्रिप जो हमने मारा वो राजस्थान का ट्रिप मारा। राजस्थान पूरा कवरेज किया, पूरा दिल्ली से लेकर के पूरा राजस्थान घूमा। उसके बाद फिर राजस्थान के बाद फिर से मैं नेक्स्ट भूटान गया, उसके बाद नेपाल का राइड किया। उसके बाद फिर एंटायर साउथ इंडिया, जो मेरा सबसे बड़ा अब तक का राइड है अराउंड 7000 किलोमीटर्स का, वो है मेरा एंटायर साउथ इंडिया राइड। रांची से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से फिर वापस रांची। 5 स्टेट्स तो साउथ इंडिया के ट्रैवल की, उसमें कुछ महाराष्ट्र का भी पार्ट ट्रैवल किया, छत्तीसगढ़ का पार्ट ट्रैवल किया, झारखंड का तो है ही। तो पूरा वो जो हमारा रेंज है साउथ इंडिया वाला वो पूरा मैंने ट्रैवल किया है। और उसके बाद फिर इधर छत्तीसगढ़ भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ। तो ओवरऑल मतलब अच्छा खासा मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर अभी बचा हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ लद्दाख बचा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो बचा हुआ है, और स्पीति बचा हुआ है, और इधर देखा जाए तो गुजरात और मुंबई बचा हुआ है। अदरवाइज़ सारा मतलब लगभग कवर अप हो चुका है मेरा राइड मोटरसाइकिल से राइड में। और होपफुली आगे भी मैं कोशिश कभी कर ही रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ कि आगे का भी राइड कंप्लीट करके एक इंटायर ऑल इंडिया राइड कम से कम कंप्लीट कर लो अपने लिस्ट में। तो देखते हैं कितना क्या हो पाता है। तो इन्हीं में से कुछ राइड का जो मैं आपको आज बताना चाहूँगा, वो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको जो हमारा राजस्थान राइड था उसमें। तो राजस्थान राइड से 2 चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो राजस्थान राइड में जब हम लोग जा रहे थे, मेरे बड़े भैया भी थे उस वक्त, मेरे एक और सहपाठी थे संदीप, वो भी थे उस राइड में। तो हम लोग 2 बाइक्स थी और 3 लोग थे हम लोग, एक पिलियन थे और मैं चला रहा था अपनी बाइक। तो उसमें क्या हुआ कि उस राइड पे जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे जैसलमेर जैसे ही हम लोग जा रहे थे तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। तो बारिश में क्या हुआ कि ऐसा जैसलमेर का मतलब पूरा रेगिस्तान और उसमें बारिश हो रहा है। तो वो सबसे पहला मतलब अजीब मतलब सिनेरियो था देखने लायक। और जब हम लोग वहाँ पे एक जगह पे रुके, एक ढाबे पे, क्योंकि हम लोग भी आधा भीग चुके थे, तो हम लोग सोचा कि कुछ जो बचा हुआ है उसको कम से कम रेनकोट पहन ले हम लोग, क्योंकि हम लोग रेनकोट हर समय राइड पे कैरी करते हैं। तो रेनकोट जैसे हम लोगों ने ओपन किया वहाँ पे पहनने के लिए, तो लोग मतलब हंसने लगे और मतलब ये होने लगे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो फिर हम लोगों ने बोला कि ये रेनकोट है, इसको मतलब बारिश में पहना जाता है। तो लोगों ने कभी यहाँ पे रेनकोट देखा नहीं था। और ये मेरा मतलब अजीब सा सिचुएशन वहाँ पे हो गया था कि सारे लोग मतलब हम लोग को घेर लिए और देख रहे हैं कि मतलब ये क्या चीज़ है। कोई सोच रहा है कि कुछ बेचने के लिए आया है या कुछ है। बैग्स में हम लोग, क्योंकि हम लोग के बैग्स थे तो उस बैग्स में जैसे हम लोग सामान कैरी करते हैं अपने बाइक में, तो वो लोग सोच रहे हैं कि और भी रेनकोट है हम लोग के पास बेचने के लिए। तो हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये मतलब इसको हम लोग बारिश में पहनते हैं ताकि हम लोग बारिश से बच सके। तो वो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ था हम लोग के साथ कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रेनकोट नहीं देखा है, क्योंकि ऐसी जगह ही है कि वहाँ बारिश होती नहीं है, बहुत रेयरली बारिश होती है। तो ये भी एक रीज़न है। और एक दूसरी चीज़ जो इस राइड में हुई, राजस्थान राइड में, वो ये कि हम लोग उदयपुर जा रहे थे आई थिंक, और बीच में रोड जो था वो मतलब बहुत ख़राब था और नाइट का वक्त हो चुका था, रात हो चुकी थी। तो 8 बज चुके थे और एक हमें होटल नज़र आया हाईवे के जस्ट पास में। तो वो होटल हमने सोचा कि ले या ना ले, या उदयपुर पहुंच के ही हम लोग स्टे करें। तो मेरे भैया ने कहा कि नहीं, रात हो चुकी है, तुम लोग नाइट राइड हम लोग अवॉइड करना चाहिए, जो हम लोग शुरू से ही प्लान करके चल रहे थे कि नाइट राइड अवॉइड करेंगे कि एनी हाउ, और हम लोग हर ट्रिप में नाइट राइड अवॉइड करते ही हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि उस होटल को ले ही लेते हैं। हालांकि उसने बहुत ज़्यादा चार्ज वो लोग बता रहा था उस समय पे, 2016 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पे 1700 रुपया एक रूम का मांग रहे थे, जो मेरे लिए तो उस समय पे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप समझ ही सकते हो कि 1700 रुपये बहुत बड़ी बात होती है मिडिल क्लास फैमिली में। तो हमने फिर भी वो रूम, हालांकि हालांकि भैया से भी और मेरे साथी राइडर थे उनसे भी थोड़ा सा बकझक हुआ कि नहीं लेना चाहिए वगैरह, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ले लिया तो वो रूम, और हम लोग वहाँ पे नाइट स्टे कर गए। तो सुबह का जो नज़ारा था वो काफ़ी सुंदर था, सनराइज़ हो रहा था
रेगिस्तान टाइप का था, मतलब थोड़ा बीहट टाइप का था। सनराइज़ हो रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब चमक रही थी जैसे पूरी धरती। उसके बाद तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, तो थोड़ा सा आगे जैसे हम लोग बढ़े सुबह सुबह राइड करते हुए, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा रोड मतलब ये किया हुआ है ख़राब, मतलब पूरा रोड ही है ही नहीं। वो एक्चुअली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और वो कंस्ट्रक्शन 50 किलोमीटर्स तक चल रहा था। पूरा 50 किलोमीटर का जो पूरा पैच है उसको पूरा उखाड़ दिया गया था, और पूरा ऑफ रोड बना हुआ था, और उसी पर लोग जाना ना कर रहे थे। तो उस समय पर हमें लगा कि लकीली वो लास्ट होटल था, और उसके बाद कोई होटल भी नहीं था हमारा, मतलब लगभग वही 40-45 किलोमीटर के बाद ही कुछ होटल हमें देखने को मिला रोड के साइड में, जहाँ पे हम लोग रुक सके। तो वो पैच बहुत डेंजरस वाला पैच था, मतलब एक साइड में बहुत ज़्यादा गड्ढा है, कहीं और थोड़ा सा मतलब इधर रोड पूरा ये कर दिए उन लोगों ने, मतलब उखाड़ दिए हैं, उसको वापस बनाएंगे करके। तो फिर हमें लगा कि हम लोग बच गए इस राइड में। क्योंकि अगर उस रात में अगर हम लोग उस पैच पर से जाते तो कहीं ना कहीं हमारा गिरने का, बाइक डिसबैलेंस होने का बहुत ज़्यादा खतरा था, जो कि हमने किसी तरह से हम लोग ऊपर वाले की दया से हो या अपनी समझ बुद्धि से वो बच गए। हालांकि मेरी समझ नहीं थी, वो मेरे भैया ने ही बताया था कि तुमको यहाँ पे रुक जाना चाहिए, अभी नाइट राइड हो गया, 8 बज गए हैं ऑलरेडी, 8 बजे के बाद राइड नहीं करना है। तो ये मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा डिसीजन हमने वहाँ पे लिया था, अदरवाइज़ हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते थे। तो ये तो था राजस्थान से 2 इंटरेस्टिंग वाक़या। एक मैं आपको सिक्किम से बताना चाहूँगा, जो 2018 का राइड मैंने किया था अपने एक नागपुर के राइडर हैं शोएब भाई, तो उनके साथ हम लोग लाइक नाथुला पास से वापस आ रहे थे। हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं, हम लोग ने क्या किया कि नाथुला पास से हम लोग वापस गैंगटॉक आए। तो जो पूरा रूट था वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रेज़ी वाला रूट हमने ले लिया, जो मतलब लोग करते ही नहीं हैं जनरली। तो कहीं ना कहीं हमारा रूट बनाने का फॉल्ट बोलो या कुछ जो भी है, तो हमने वो रूट कवर अप किया जिसमें आपको जुलुक वगैरह सारा पड़ता है, तो वो सब हम लोगों ने क्रॉस करके वापस हम लोग गैंगटॉक आए। जनरली लोग जुलुक में रुकते हैं, वहाँ से फिर सिलीगुड़ी निकल जाते हैं, लेकिन हम लोगों पूरा उल्टा मतलब काम किया हम लोगों ने। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जैसे हम लोग रात का समय हो चुका था और हम लोग जुलुक वगैरह से रिटर्न होकर के वापस गैंगटॉक आ रहे थे, रांगपो होकर के आई गेस। तो वहाँ पे एक अचानक से हम लोग क्या देखते हैं कि एक स्कूटर वाला जा रहा है, और स्कूटर वाला ऐसा था कि मतलब उसको हॉर्न दो कुछ उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम स्टोन्ड एकदम माफ़ी चाहूँगा लेकिन स्टोन्ड था वो, मतलब जैसे लोग कुछ लेते हैं नशा वगैरह का तो उस लोग मतलब सुनते नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, शायद उसने नशा वगैरह किया क्या था मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, जो भी है मैं आगे बताता हूँ आपको। तो वो स्कूटी लेकर के था, स्कूटी लेकर के जा रहा है अंधेरे में, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जंगल है और ना हम लोग को पता है कि रोड कैसा है क्या है नहीं है। गूगल भी बीच बीच में कट रहा है क्योंकि हमारा जो नेट है वो भी बीच बीच में जा रहा है आ रहा है। तो फिर उसके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं, तो अचानक से हम लोग क्या देखते हैं कि 1-2 रोड ऐसे जा रहा है, एक रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि उस पर जाएँ या नहीं जाए, गूगल बता रहा है कि उस पर जाओ लेकिन जो स्कूटी वाला आदमी था उसने एक हेलमेट पहना हुआ था, बिल्कुल आप पबजी गेम वगैरह आपने खेला है तो उसमें जो 11-1 हेलमेट मिलता है हमारा, वो तो उस तरीके का हेलमेट उसने पहना हुआ था। तो वो हेलमेट पहन के जा रहा था, और वो उसने क्या किया कि वो नेक्स्ट वाला जो रास्ता है उस पर घुस गया, और हमें गूगल बता रहा है ये वाला रास्ता लेफ़्ट वाला। तो मैं भी असमंजस में हूँ कि क्या करें, तो शोएब भाई बोल रहे हैं किस में जाना है मुझे समझ भी नहीं आया, मैं सोचा कि चलो स्कूटी वाले के पीछे चलते हैं तो मैं स्कूटी वाले के पीछे चलने लगा, क्योंकि जबकि गूगल बता रहा है कि लेफ़्ट में चलना है तो ऐसा हुआ कि जब हम लोग वो स्कूटी वाले के पीछे जा रहे हैं तो हम लोग साइड में देखते हैं अपने लेफ़्ट साइड में कि जो रास्ता पे हम लोग जाने वाले थे वो रास्ता पूरा वो भी मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वो पूरा रास्ता उखाड़ दिया गया है, और पूरा उस पर पानी भरा हुआ है रास्ते में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बारिश होती है तो पूरा पानी जमा हो जाता है। तो भयानक वाला मतलब पूरा वहाँ पे कीचड़ वगैरह स्लस वगैरह साइड में रास्ता हमें नज़र आ रहा है जंगल के बीच बीच में से।
तो और मैं चल रहा हूँ स्कूटी वाले के पीछे। तो मुझे लगा कि मैंने भाई सही किया, ये तो मतलब एक क्या ही बोलो कि भगवान ऊपर वाले की मतलब दया है जो भी है, कि मैंने स्कूटी वाले के पीछे मतलब जाना प्रेफर किया, ना कि गूगल मैप का भरोसा किया। और फिर जैसे मैं मतलब जा रहा हूँ फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो स्कूटी वाला गायब हो गया। वो मतलब बहुत ख़तरनाक वाला इंसिडेंट था हमारे साथ, कि वो स्कूटी वाले को मैं खोज रहा हूँ कहाँ गया। तो फिर समझ में नहीं आया, मैंने देखा कि वो मतलब गायब हो गया रोड पे। अब वो कौन था, क्या था, नहीं था, हमें आज तक पता नहीं चला इस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि उसने हमें बचा लिया मतलब उस राइड में। और अगर उस लश वाले रास्ते पे उस रात में हम लोग जाते तो हमारी बाइक फंसना एकदम निश्चित था। और 10-11 बज चुके हैं, और उतना रात में पहाड़ी इलाका में मतलब वो मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि आपको आसपास में कोई लोग है नहीं और ना लाइट्स वगैरह है। तो वो बहुत ख़तरनाक वाला सिचुएशन से हम निकले थे। कुछ मेमोरी मैं अपने साउथ इंडिया राइड में से भी शेयर करना चाहूँगा, जो मैं सोलो गया हुआ था। सोलो राइड ऑलरेडी बहुत डेंजरस होता है, और 7000 किलोमीटर ट्रैवल करना इट्स नॉट इजी। मैं कर चुका हूँ, इसलिए अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिकली भी देख लो, वो बहुत मतलब टफ़ चीज़ है। हालांकि रोड साउथ इंडिया में अच्छे हैं, बट फिर भी डेंजर तो रहता ही है। और साथ ही साथ भाषा का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो लोग ना हिंदी समझते हैं, समझते भी है तो बोलते नहीं हैं, और ना मुझे उनकी भाषा पढ़नी आती है। तो साइन बोर्ड जितने भी साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे सब लोकल लैंग्वेज में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर आप गूगल मैप अगर आपका बंद हो गया तो फिर जाना बहुत दिक्कत है। तो ऊटी से मैं कोची जा रहा था, तो उस रास्ते में क्या हुआ कि मेरा जो फ़ोन था वो मतलब हीटअप हो गया बहुत ज़्यादा। इस वजह से क्या हुआ ना, वो उसका जो गूगल मैप चलता था वो बंद हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोन को कैसे ठंडा करूँ। फ़ोन का जो चार्ज है वो डाउन हो गया, और बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब हो रही थी, हाईवे के बीच में मैं था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जाऊँ तो जाऊँ कैसे। क्योंकि अगर आप चारों तरफ देख रहा हूँ मैं कि जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं तो वो वहाँ की लोकल भाषा में ही लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था मुझे ये करना, मतलब नेविगेट करना कैसे जाना है। तो उसके बाद फिर मैं क्या किया कि मेरे पास हैंकरचीफ था, रुमाल, तो उसको मैं भिंगाया। उसके बाद फिर फ़ोन के पीछे एज अ कूलिंग सिस्टम मैं उसको स्टिक कर दिया, मतलब लपेट दिया फ़ोन को। बस स्क्रीन उसका दिख रहा था, बाकी पोर्शन जो है उसको ढक दिया, मतलब जो रुमाल था उससे। और फिर इसको चार्ज पे लगा दिया मैंने अपने जो मेरे मोटरसाइकिल में चार्जर था उससे। तो क्या हुआ कि फ़ोन धीरे धीरे कूल डाउन होने लगा, और उसका जो नेविगेशन है वापस से काम करने लगा। तो ये बहुत मतलब ख़तरनाक वाला जुगाड़ मैंने उस राइड के दौरान लगाया था कि अगर आपका फ़ोन नहीं हो रहा है गर्म मौसम में, तो आप उसको लपेट दो ठंडे भीगे हुए रुमाल से तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। तो फिर कैसे मैंने उसको वहाँ से फिर नेविगेट किया, जो हाईवे था। उसके बाद फिर मैं कोची चला गया। तो ये तो एक छोटा सा इंसिडेंट था, लेकिन और भी बहुत सारा इंसिडेंट हुआ था इस राइड पे। तो जब मैं वहाँ से कन्याकुमारी होते हुए धनुषकोडी पहुँचा, धनुषकोडी जहाँ पे आपका पंबन ब्रिज भी है, और उसके बाद जो समझ लो कि वहाँ मतलब लास्ट कॉर्नर है, उसके बाद फिर श्रीलंका पड़ता है हमारे इंडिया में। तो धनुषकोडी में क्या हुआ कि वहाँ पे तूफ़ान आया हुआ था और मैं रामेश्वरम से जब धनुषकोडी की ओर जा रहा था, तो मुझे एक आदमी चिल्ला रहा था वो अपने मतलब तमिल में कुछ बोल रहा था, बट मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है और इतना एग्रेसिव होकर बोल रहा था कि मुझे मतलब मैं डर गया और क्या किया, मैं और गाड़ी भगा दिया, तो मैं धनुषकोडी की ओर। तो फिर क्या हुआ ना कि मैं धनुषकोडी पहुंच गया। धनुषकोडी पहुंच करके मैं देखता हूं कि बादल जो काफ़ी सारा मतलब आया हुआ है, मतलब जमा हुआ है, तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो क्या हुआ ना कि फिर मैं वहाँ पे अपना जो भी फ़ोटो वगैरह है वहाँ क्लिक किया, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। तो फिर मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा सा तूफ़ान आ रहा है हमारी ओर। तो फिर वहाँ से फिर मैं सोचा कि नहीं, यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा चलते हैं यहाँ से। तो फिर जैसे मैं जाने लगा, तो फिर क्या कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि तूफ़ान तो दूर में है, थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा तो फिर मैं खड़े होकर फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे कहीं आई बटन पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा साउथ इंडिया राइड का, तो आप वहाँ से फिर देख सकते हो।
तो मैं वहाँ पे रुक करके फ़ोटो शूट भी कर रहा हूँ, ऊपर से देख साइड से तूफ़ान भी उधर से आ रहा है। अभी तक मतलब हिट नहीं किया है पोस्ट को, लेकिन आ रहा है उधर से तूफ़ान। तो उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि नहीं तो पास में आ गया है अब तूफ़ान। तो फिर मैं बाइक स्टार्ट करके पूरा 100 में भगा रहा हूँ और पीछे तूफ़ान आ रहा है मतलब अगर आप देखो तो जो एड्स फिल्म वगैरह में देखते हो ना कि आप माउंटेन ड्यू वगैरह में कि पीछे से तूफ़ान आ रहा है, आगे से बाइक चल के जा रही है तो उस टाइप का कुछ ख़तरनाक वाला सीन था। उसके बाद फिर मैंने देखा कि नहीं मैं तूफ़ान से तो नहीं सकूँगा तो फिर मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे एक पास में पुलिस स्टेशन जैसा बना हुआ था, तो वहाँ पे फिर मैं अपना बाइक पार्क करके मैं वहाँ पे मतलब वहाँ पे रुक गया। और फिर बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, ज़ोरदार तूफ़ान आया जो बैरिकेडिंग्स वगैरह था वो भी उड़ गया वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे साउथ इंडिया के ही मतलब तमिलियन पुलिस वाले थे, तो पूछ रहे रिकॉर्डिंग मतलब क्यों कर रहे हैं, जितना मुझे समझ में आया वो बोल रहे हैं तो मैं ऐसे ही बस हंस रहा हूँ, उनको बोल रहा हाँ रिकॉर्डिंग का वो काफ़ी स्ट्रेंज कन्वर्सेशन था वो तो क्योंकि तमिल मुझे आती नहीं है और वो हिंदी बोल नहीं रहे तो बस हम लोग हंस रहे हैं और बस ऐसे ही कुछ कुछ बोल रहे हैं, वो भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, मैं भी अपना हाँ हाँ ऐसे कैसे कर रहा हूँ, सर हिला रहा हूँ तो काफ़ी मतलब वो स्ट्रेंज सिचुएशन था। तो उसके बाद खैर तूफ़ान छट गया, तो उसके बाद फिर मैं वापस अपने होटल चला गया वहाँ से। और इसी राइड में एक और इंसिडेंट हुआ था, वो थोड़ा सा मतलब सुपर नेचुरल काइंड ऑफ हुआ था। उड़ीसा के पास करीब 6 बज चुके थे, मैं आ रहा था वहाँ से, पुरी से आ रहा था मैं उसी राइड में आपका राउरकेला। मैंने क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रूट बनाया था। अब आप बोलोगे कि पुरी से आप इधर से बालासोर होते हुए भी आ सकते हो, जमशेदपुर होते हुए रांची, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग उसका राइड प्लान किया था कि थोड़ा अलग रूट्स एक्सप्लोर करना है। तो उस राइड में मैंने देखा कि करीब 6 बज चुके थे, तो मैंने देखा कि एक अचानक से लाइट काइंड ऑफ, बट वो लाइट नहीं थी, रोड के इस पार से उस पार हो गई, सॉरी रोड के इस पार से उस पार हो गई, और वो लाइट मतलब पेड़ में मतलब वो समा गया। तो मतलब अजीब टाइप सा, मतलब वो फिर मैं अभी भी मतलब मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं ये बताते हुए आपको। तो मतलब वो बहुत ही ख़तरनाक वाला मतलब ये हुआ था, सिचुएशन हुआ था। मुझे एक सेकंड के लिए समझ में नहीं आया कि क्या हुआ नहीं हुआ, और कुछ होश था या कुछ था, बट फिर मैं पार कर गया। फिर मैं मतलब सोचता रहा कि था क्या भाई ये, क्योंकि मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, आसपास में कुछ नहीं, मैं अकेला सोलो चल रहा हूँ, और उस तरीके का मतलब सुपर नेचुरल चीज़ कुछ सामने से पार हुआ। तो ये मतलब बहुत ख़तरनाक वाला मुझे एक्सपीरियंस हुआ था वहाँ पे। वैसे तो बहुत सारा राइड का एक्सपीरियंस है, अगर मैं बताना अभी मतलब शुरू करूँ तो ऑफ द कैमरा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग शेयर नहीं करते हैं जनरली व्लॉग्स में। मतलब राइडिंग देखो अगर आप, तो बहुत ख़तरनाक भी है, बहुत एक्साइटिंग भी है, दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ों का मिश्रण है। तो मज़ा भी आता है राइड करने में, और रिस्क भी है। तो मोटरसाइकिल राइडिंग ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी अफेक्ट किया है, और इमोशनली भी अफेक्ट किया है। स्पिरिचुअली अगर आप देखें तो एक तरह से मेडिटेशन ही है, क्योंकि हम लोग इतना जो राइड करते हैं तो कॉन्स्टेंटली हम लोग एक फोकस लगाते हैं। जैसे आपने मेडिटेशन किया होगा तो आपको पता होगा कि उसमें भी फोकस ही लगाना रहता है अगर आप ध्यान कर रहे हो। तो राइडिंग में भी वही चीज़ है कि आप फोकस कर रहे हो रोड पर, जो सब ख्यालात हैं उसमें उस पर कंट्रोल कर रहे हो अपने दिमाग में कि मुझे ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, अभी बस अभी फोकस करना है रोड पर। तो इस तरीके से स्पिरिचुअली मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुआ हूँ मैं राइडिंग से। और कॉन्फिडेंस तो एक बिल्डअप होता ही आप जब राइडिंग करोगे तो, कि भाई सिचुएशन क्योंकि आप इतना ज़्यादा मतलब फेस करते हो। जैसा कि मैंने बताया कि जो मौसम है वो भी मतलब बहुत डेंजरस चीज़ है। मौसम के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपके पास कितनी भी पावरफुल बाइक है, कुछ है, आपने कितना भी अपना प्रोटेक्शन वगैरह सब चीज़ लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप जो है नेचर के सामने में एक लिलीपुट के बराबर ही हो एक चींटी के समान ही हो मैं कहूँ तो। और इसीलिए आपको नेचर का जो है रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। आपका जो इंस्टिंक्ट बताता है कि कैसे आपको सर्वाइव करना है, तो उसका आपको
सुनना है और आपका इंस्टिंक्ट को पता है कि आपको कैसे सर्वाइव करना है। तो अगर आप उसके साथ अब जुड़ जाओ, अपने अंतर्मन के साथ अगर जुड़ जाओ, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे डिसीजन लोगे जो कहीं ना कहीं आपको बचाएंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो सिक्किम में जो था, जो स्कूटी वाले के पीछे मैं गया, जबकि गूगल मैप हमें लेफ़्ट साइड का रास्ता बता रहा था, मैंने इंस्टिंक्ट का मतलब ये देखा कि मैंने उसमें ये देखा कि जो ये लोकल बंदा है, भले ही ये कहीं और जा रहा हो, लेकिन ये इस रास्ते पे अचानक गया, यानी कि वहाँ का उसको पता है सारा चीज़। तो मुझे भी उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि गूगल मैप, क्योंकि आपको गूगल मैप ने धोखा दिया है तो वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं है, सबकॉन्शियस माइंड में वो इंस्टिंक्ट है कि आपको गूगल मैप धोखा देगा, तो आप अल्टरनेटिव सोचते हो। फिर जैसे होटल का भी था, तो वो भी हम लोगों ने डिसीजन लिया। तो इसलिए जब भी राइड में हो तो अपने इंस्टिंक्ट का सुनो, अपने डिसिप्लिन में रहो और अपने आप को बड़ा मत समझो। आप नेचर से भी बहुत छोटे हो, किसी का जो एडवाइस अगर कोई एक्सपीरियंस आदमी दे रहा है तो आप उससे भी बहुत छोटे हो। तो अपने आप को जितना डाउन टू अर्थ रखोगे राइडिंग में उतना बेटर है, तो आप अच्छे से अपना राइड कर पाओगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप राइड कर पाओगे और उसको एफर्टलेसली कंप्लीट भी कर पाओगे। तो अभी वीडियो जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो आई होप आपको इस एपिसोड को देखने में अच्छा लगा होगा और आपको मेरी रोचक कहानियाँ रोचक लगी होंगी। और नेक्स्ट वीक हम अपने एक नए गेस्ट के साथ प्रेजेंट आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियोस मैं लाता रहता हूँ और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं। और आपके मन में अगर कोई सवाल या फिर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसका आंसर देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।